हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे, जहां भी होंगे सकुशल होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है सेवंथ का एनसीईआरटी, सेवंथ की जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। जियोग्राफी सीरीज में मैं सेवंथ की जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने चैप्टर 3 तक आपको पढ़ा दिया है। अब चैप्टर 4 की बात है, जिसका नाम है वायु। आपको दिख रहा होगा वायु। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए शुरुआत हो रही है। कह रहे हैं हमारी पृथ्वी के चारों ओर से वायु की घनी चादर घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कह रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने वायु के लिए वायु प्रदान करता है। सूर्य की किरणों से के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है, ओजोन लेयर कर रहा है। यदि एक सेकंड क्षमा करिएगा, थोड़ा सा पिंक डार्क किया जाए। हाँ, यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन ब दिन सूर्य की गर्मी के तप्त होकर जल सकते हैं। रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वायुरस जिसमें पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। वायुमंडल के संगठन, यानी वायुमंडल में क्या क्या मिला है। वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं। वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिसमें वायुमंडल का बड़ा भाग है। अगर बात करें तो यहाँ पे परसेंटेज दिया है। नाइट्रोजन जो है देखिए 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड मात्र 0.03% है, और आर्गन जो है 0.93% है, और अन्य सभी इतने हैं। जबकि ऑक्सीजन 21% है। तब भी हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल, छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद है। चित्र में देख सकते हैं, जिसमें वायु की विभिन्न संगठनों को प्रतिशत दर्शाया गया है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है। आपको दिख रहा है नाइट्रोजन कितना पाई जाती है, 78% पाई जाती है। याद रखिए इसको। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी जाती है, फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों के अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधे विकास के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा की फुलफिल करने के लिए राइसोसोम का उपयोग किया जाता है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इनका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर सके। नाइट्रोजन की फुलफिल करता है। कौन कर रहा है? मृदा से ये नाइट्रोजन की मात्रा को अपचयित करते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने से वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। देखिए, ऑक्सीजन के लिए कहा नहीं जाता कि वृक्ष लगाइए। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हमें पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। हरे पादप अपने भोजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ही ये जल के साथ क्रिया करके शर्करा बनाते हैं, या कहूं स्टार्च बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, और ऑक्सीजन वापस करते हैं। और स्टार्च के साथ ऑक्सीजन और एनर्जी भी बनती है। क्या बनती है भाई? रिएक्शन लिख दूं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे कहीं स्पेस देके मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है। क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में दोनों की उपस्थिति जरूरी है। ये बनाता है स्टार्च C6H12O6 समथिंग ऐसे बनाता है, प्लस ऑक्सीजन प्लस एनर्जी बनाता है। ठीक है, ये आपको क्लास 11th में देखने को मिल जाएगी। ऑक्सीजन गैस देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन गैस मिल जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन वापस कर देता है। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला, खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने पर गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों
टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। आपको बता दूं CO2 की मात्रा निर्भर करती है पृथ्वी के ताप पर। देखिए CO2 क्या होता है ना, CO2 एक ऐसी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो कि ताप को एब्जॉर्ब करती है और वापस नहीं देती। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा तो ताप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा पृथ्वी का, इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ये पृथ्वी के तापमान बढ़ाने के काम आता है, ठीक है। तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। CO2 के बारे में बहुत सारी कहानियां आपको न्यूज़पेपरों में देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी बनाया गया है। अब वायुमंडल की रचना देख लेते हैं, वायुमंडल कैसे बना है, वायुमंडल की संरचना क्या है। वायुमंडल 5 परतों में विभाजित किया जा सकता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायु बहुमंडल एवं बहिर्मंडल। देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। मैं छोटा करता हूं जिससे आपको पूरी बातें एक साथ दिख जाए। देखिए यहाँ पे सबसे नीचे है क्षोभ मंडल। देखिए क्षोभ मंडल सबसे नीचे है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जहां पे माउंट एवरेस्ट पहुंच रहा है, क्षोभ सीमा है। फिर उसके ऊपर है समताप मंडल। समताप मंडल में सबसे मुख्य लेयर है ओजोन लेयर, जो हमें रक्षा करता है, यहीं पे हवाई जहाज भी उड़ते हैं। समताप मंडल के ऊपर है मध्यमंडल, मध्यमंडल और मध्यमंडल के ऊपर है वायु बहुमंडल और उसके ऊपर है बहिर्मंडल, जिसको आयन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आयन मंडल भी कहते हैं। चलिए एक बार फिर सेट कर लें स्क्रीन को, फिर देखते हैं। एक सेकंड का टाइम दीजिए। हाँ, 5 क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायु बहुमंडल एवं बहिर्मंडल, ठीक है। अब चलिए क्षोभ मंडल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। यह पृथ्वी के सबसे नजदीक परत भी है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर तक होती है। कितना होती है भाई? 13 किलोमीटर तक होती है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी परत के अंतर्गत होती है। क्षोभ मंडल की बात, समताप मंडल की बात करें, समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों, मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थिति हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। समताप मंडल एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है, इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन जान लीजिए, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। मध्यमंडल, मध्यमंडल की बात करूं तो यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर है। इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक होती है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत पर आने पर जल जाते हैं। ठीक, उल्कापिंड सबसे पहले इसी पे आते हैं तो जलना शुरू हो जाते हैं, यहीं से घर्षण प्रारंभ हो जाता है। वायु बहुमंडल, वायु वायुमंडल में बात करूं तो इसकी बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में अत्यधिक तीव्रता आती है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। 80 से 400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। 80 किलोमीटर से शुरू होकर 400 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। रेडियो संचार इसी मंडल में होता है। रेडियो संचार इसी मंडल पे हो रहा है, ठीक है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी को परावर्तित कर दी जाती है, इसलिए इसको रेडियो परत भी कहा जाता है। रेडियो परत भी कहा जाता है या रेडियो तरंग परत भी कहा जाता है। बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल नाम से जाना जाता है। इसमें वायु पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं पे अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, ठीक है। मौसम एवं जलवायु, क्या आज वर्षा होगी? क्या आज का दिन साफ होगा या धूप खिलेगी? कितनी ही बार हम क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना है। यदि हम कल्पना कर सके कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क स्पीकर, तो मौसम वह है जिसको नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे की स्थिति, ये सब फालतू है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम
उस स्थान का जलवायु कहलाता है। दीर्घकालीन, मेरी बात सुनिए, दीर्घकालीन मौसमी घटनाओं को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। ये याद रखिएगा हमेशा, यही इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं जो मैंने ऊपर पढ़ा है। तापमान की बात करूं, तापमान ठंडे, ताप या शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। ठंडे या गर्मपन के ठंडा या गर्माहट का अनुभव करना ही तापमान है। नहीं सॉरी, ठंडे या गर्माहट की माप को तापमान कहते हैं। ठीक है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन में तथा रात में नहीं बढ़ता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होता है। आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आपतन कहते हैं। ठीक है। आपतन माने सूर्याताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती रहती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पे सूर्य का जो सूर्यातप है, सूर्य से आने वाली एनर्जी, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा को सूर्यातप कह रहे हैं। ठीक है। या यूं कहूं कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की वह मात्रा जो पृथ्वी अपने पास संरक्षित रख लेती है, वही है सूर्यातप। ये क्या होगा? भूमध्य रेखा पे सबसे ज्यादा होगा और ध्रुवों की ओर जाने पे ये घटता रहता है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता रहता है। आगे देखते हैं भाई क्या बोल रहे हैं। अब आप समझ ही गए होंगे ध्रुवों पर बर्फ से क्यों ढके रहते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाए, ठीक है, तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ की कुछ फसलें ही नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय टेसाफेल्ट से बनी सड़कें तथा धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय यह ऊष्मा मुक्त करते हैं। इस वजह से सड़कें, जो जहां ज्यादा सड़कें, ज्यादा बिल्डिंग्स है, वो ज्यादा गर्म होगी। नगर की भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं। ठीक है। नगर की भीड़ वाली ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान भी बढ़ जाता है। ठीक है। वहीं संरक्षित रख लेते हैं, ज्यादा वायु को बहने ही नहीं देते। वायु दाब की बात करेंगे। वायु दाब के बारे में मैं बता देता हूं। एकांक क्षेत्रफल पे, सीधी सीधी बात है, एकांक क्षेत्रफल पर, सीधे परिभाषा ही आप ध्यान रखिएगा। एकांक क्षेत्रफल पर वायु द्वारा या वायु का भार वायु दाब कहलाता है, या अपयुक्त भी कह सकते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर वायु द्वारा लगाया गया समस्त भार या समस्त बल, ठीक है, यही होगा आपका परिभाषा। ठीक है। वायु दाब के बारे में यही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। ऊंचाई के साथ देखो, यहाँ पे लिखा है समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज विकिरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, अतः वह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपको मौसम समझने के लिए। ठीक है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ है, यानी ये जलवायु परिवर्तन का, जलवायु मतलब ये कहो मौसम का, मानसून कहो, मौसम नहीं, मानसून की उत्पत्ति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी रहती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। ठीक है। इसी वजह से देखो तिब्बत का क्षेत्र जो है, तिब्बत की पहाड़ी पर उच्च वायु दाब होता है, जबकि अगर यहाँ पे बात करूं हमारे राजस्थान थार के मरुस्थल के पास बात करूं तो यहाँ पे निम्न ताप होता है। यही घटनाएं भारतीय मानसून के लिए इंपॉर्टेंट है। यही घटनाएं भारतीय मानसून की मजबूती के लिए इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा उच्च दाब बनेगा उतना ही मजबूत होगा। अगर निम्न दाब क्षेत्र बन गया तो समझ लीजिए कि सारा माटी मेल हो जाएगा। पवन की बात करें, पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। ठीक है। डिफिनीशन यहाँ पे, पवन का
पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह सड़कों पर गिरती है तो पत्तियां उड़ना और तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे धीरे चलती है तो आप इसे महीन धूल और धुएं को उड़ते हुए देखते होंगे। कभी कभी पवन तेज चलती है तो विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवने में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता। ठीक है, ये सब बकवास बातें की जा रही हैं। यहाँ पे कुछ भी अभी तक इम्पोर्टेंट नहीं, बस इम्पोर्टेंट आने वाला है तो ये है। अब यहाँ पे स्थानीय पवनों के बारे में, पवनों के जो प्रकार है उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही ये वाला जो इमेज मैं दिखाने चल रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना ही चाहिए, ये वाला आपको जानना ही चाहिए। चलो मैं दिखाता हूं। देखिए ये भूमध्य रेखा देख रहे हैं ना, भूमध्य रेखा के पास 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ की तरफ जो ये रेखा जो नीली नीली आपको दिख रही है ना, ये निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा होता है। इसी को डोल्ड्रम नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम जाना जाता है? डोल्ड्रम नाम से भी जाना जाता है। इसी को ISBT नाम से भी नहीं, ISBT नाम से भी, ये ISBT क्यों आ रहा है? नहीं ये नहीं, सॉरी। भूमध्य डोल्ड्रम, निम्न दाब को डोल्ड्रम नाम से जाना जाता है। अब देखिए 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है अभी बता रहे हैं। 30 डिग्री से 35 में उपोष्ण उच्च दाब या हॉर्स अक्षांश होता है। क्या होता था? हॉर्स अक्षांश या अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। क्या होता था पुराने समय में, जब मछुआरे अपनी मछली मार के या व्यापारी लोग अपने काम को लेके जाते थे, जो इस क्षेत्र में पहुंचते ही हवाएं इतनी उल्टी पुल्टी चलती थी कि इनका नाव चलना मुश्किल हो जाता था। तो वो अपनी नाव में सवार घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे और तो भार कम हो जाता था, तो नावों को चलाना आसान हो गया। तो वो समझते थे कि यहाँ पे घोड़े की बलि देना आवश्यक है। इसी वजह से इस अक्षांश का नाम ही उन्होंने हार्स अक्षांश रख दिया या अश्व अक्षांश रख दिया। ठीक है, सनातन पछुआ पौने, ये पछुआ पौने के नाम से जाना जाता है। 35 से 60 के बीच में पछुआ पौने, ये अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब होता है और उसके बाद ध्रुवीय पूर्वी पवने होती है और उसके ऊपर उच्च दाब, ध्रुवीय उच्च दाब होते हैं। ठीक है, ये चीजें आप शायद समझ रहे होंगे। सेम चीजें नीचे भी मिलेंगी। अब ये व्यापारिक पवने क्या होती है? देखिए एक सिद्धांत है, एक सिद्धांत क्या यहाँ पे ज्यादा होगा आपको बताना उचित नहीं समझता हूं, बस इतना जानिएगा कि भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर सारी पौने दाहिनी तरफ और दक्षिण की ओर सारी पौने बाईं तरफ मुड़ती हैं। क्यों मुड़ती हैं इसके बारे में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। स्थानीय पौनों को समझते हैं, स्थानीय पौने क्या है उसके बारे में देखते हैं। स्थानीय पौने यानी पौनों के प्रकार की बात करूं, पहला है अस्थाई पौने। अस्थाई पौने स्टेबल वाले होंगे। व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पौने, व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पौने को अस्थाई पौन कहते हैं। व्यापारिक पौने ये वर्ष भर लगातार एक ही दिशा में चलती रहती है, अस्थाई है। ये व्यापारिक पौने इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि व्यापार करने वालों को यहाँ पे बड़ी आसानी होती थी अपने व्यापार को करने के लिए। ये पौने उनके हेल्प करती थी, उनको कोई इंजन का या उनको कोयला नहीं जलाना पड़ता था, सिर्फ अपनी पंखुड़ियां खोल के ही अपने रास्ते को तय कर लेते थे। मौसमी पौने क्या है? ये पौने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए भारत की मानसूनी पवन, ठीक है, मौसमी पवन है जो मौसम का निर्धारण कर रही है। ठीक है, मानसूनी पवन। स्थानीय पवने क्या है? ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती रहती हैं, जैसे स्थल और समुद्री सीम। और एक होता है लू। लू जानते होंगे, उत्तर भारत में चलती है। गर्मी के मौसम में गर्म हवाओं को लू कहते हैं, जिसका टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री के ऊपर है, उस हवाओं को कहा जाता है लू, जो गर्मी में हमारे यहाँ चलती है। चक्रवात के बारे में आप जानते ही होंगे, चक्रवात के बारे में बताऊंगा नहीं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आगे की स्टोरी आएगी चक्रवात के बारे में। तो ठीक है, चक्रवात के बारे में मैं यहाँ चर्चा नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा आने वाला है। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता की बात करते हैं। आर्द्रता क्या होती है? देखिए जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है।
वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा है। वायु में जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो उसे आर्द्र दिन कहा जाता है। जैसे जैसे वायु गर्म होती है जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिनों में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है और हमारे शरीर में पसीना पसीना भरा रहता है। ठीक है, और वो आसानी से नहीं सूखता, असहज महसूस होता है। जैसे आप कभी असम वगैरह के क्षेत्र में जाइए तो वहां पे आपको ये आर्द्रता महसूस होगी ज्यादातर। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह है। जब जल की बूंदें ये बूंदें इतनी भारी होती हैं कि वायु में तैर सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ सकती हैं। जब तैर नहीं पाती तो वर्षा कर देती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद रक्त चिन्ह छोड़ते हैं। इन इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक अपने पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाले वर्षण वर्षा कहलाते हैं। पृथ्वी पे जो जल के रूप में गिर रहा है उस टाइप के वर्षण को वर्षा कहते हैं। वर्षण वर्षण शब्द जो आपने देखा ना, वर्षण तीन प्रकार के हो रहे हैं। एक तो होता है जब जल के रूप में हो तो उसे वर्षा कहेंगे। जब ओले के मतलब पत्थर के रूप में हो, बर्फ के रूप में हो तो उसे आप कहेंगे कि बर्फ के रूप में हो तो आप कहेंगे कि ओला गिर रहा है। ठीक है, ओलावृष्टि हो रही है। ठीक है, ओलावृष्टि हो रही है। और जब ज्यादा मात्रा में गिरते हैं तो आप कहते हैं बादल का फटना। बादल का फटना कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें आप समझ गए होंगे। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। ठीक है, पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों में पेड़ काटे जाते हैं वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे गिरता है, निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के तीन प्रकार होते हैं। वर्षा तीन प्रकार की होती है। जो वर्षा मतलब पानी वाली वर्षण, वर्षा तीन प्रकार की है। कौन कौन सी? संवहनी वर्षा, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, ठीक है, और चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा, अगर आप यूपी के हैं, यूपी से लेके नॉर्थ इंडिया के हैं आप, तो इन तीनों प्रकार की आपको वर्षा का अनुभव हुआ होगा। अगर आप साउथ के हैं, ईस्ट के हैं, यानी उड़ीसा बेल्ट में हैं आप, तो आपको संवहनी वर्षा भी देखने को मिलेगी, पर्वतीय वर्षा भी देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा आपको चक्रवाती वर्षा परेशान करने वाली है। ये बहुत खतरनाक होता है। आए दिन तटीय इलाकों में चक्रवाती वर्षा देखने को मिलती है, चक्रवात के साथ आता है। पौधे जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल में ताजा जल प्रदान करता है। यदि वर्षा कम हो तो भूमि में नमी नहीं रह जाएगी, जल नहीं रहेगा और वो मरुस्थल बन जाएगा, और ज्यादा हो गया तो बाढ़ आएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। ये थोड़ी बड़ी वीडियो बन गई थी। अगर आपको आंसर राइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे अभ्यास नीचे जो दिया है ये वाले अभ्यास आप कर सकते हो। बाकी आप मुझे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे सेम नाम से फ्यूचर विद आशुतोष से सर्च करिए और वहां पे आप मुझसे बात कर सकते हो। वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं आप सकुशल होंगे और अच्छे से पढ़ाई करिए, बहुत इधर उधर की बातें नहीं। ठीक है, धन्यवाद।